हाँ जी, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ में जो कि मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ 2009 के, है ना। तो आज जो पीवाईक्यू है वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो अलग-अलग कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे हैं वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मेरे से। और एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, बच्चे, उन्होंने आंसर भी दिया था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी उन्होंने कमेंट बॉक्स में दिया था। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन उनका ये था कि जो बैलेंस बजट है ना, बैलेंस बजट की बात करते हैं तो कहते हैं उससे ना टैक्स से कैसे बैलेंस किया जा सकता है ना, टैक्स से कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगर डेफिशिएट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट है तो उसे ठीक करना है ना, ठीक करना है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं वो तो आपको पता ही होगा, अलग अलग मेथड है। उनमें से टैक्स लेकर और उसे डेफिशिएट को ठीक करना, ये भी तो एक मेथड है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, डेफिशिएट ऑफ फाइनेंस है तो मेथड के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि या तो वो लोगों से उधार ले, बोरो ले, और फिर उस डेफिशिएट को ठीक करने के लिए ट्राई करे, या फिर वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करे, मतलब न्यू नोट छापने, है ना। तो इन सब से क्या होगा, देखो, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, है ना। अगर वो उधार लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री से लेते हैं या खुद की कंट्री से लेते हैं या लोगों से लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे बर्डन और इंक्रीज़ होगा, मतलब वो देना तो पड़ेगा ना, वापस बैक देना पड़ेगा। बट जो, अगर हम बात करें ना टैक्स से बैलेंस करना, उसे डेफिशिएट ऑफ फाइनेंस को टैक्स से मतलब बैलेंस में करना, उसका मतलब ये होता है कि लोगों से टैक्स लेना, ठीक है। तो जो पीपल हैं, मतलब जो लोग हैं, वो एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब एक बार बोलेंगे, मतलब उन्हें बुरा लगेगा कि टैक्स इंक्रीज़ कर दिए या फिर टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स भी नहीं लगाया जाता कि लोगों पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़े, है ना। इतना सा टैक्स तो लगा ही दिया जाता है जिससे क्या होता है कि इनकम भी इंक्रीज़ हो सके और लोगों पे भी जो बैड इम्पैक्ट है वो ना पड़े। तो इससे क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। सबसे बड़ा अगर हम सोर्स माने ना रेवेन्यू का, तो टैक्स सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। और न तो गवर्नमेंट को वापस देने की कोई प्रॉब्लम होती है कि वापस देना पड़ेगा, जो इनकम हुई है गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में, ना तो वो वापस देने की प्रॉब्लम है, ना ही किसी प्रकार का कोई बर्डन है, ठीक है। और इतना भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती जिससे बैड इम्पैक्ट पड़े लोगों पे। हाँ, एक बार वो तो ऑब्वियस है, अगर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है तो एक बार तो सभी को बुरा लगता है ना, चाहे इनकम कितनी भी हो। एक पर्सन है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा इनकम है, फिर भी अगर उस पर ना थोड़ा सा टैक्स लगा दिया जाए, फिर भी उसे बुरा तो लगेगा। बुरा लगना तो मानते हैं बुरी बात है, और बर्डन भी होगा पर्सन के ऊपर, बट इतना नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट भी है ना टैक्स सोच समझ के लगाती है। ये नहीं है कि एक लेवल से भी ज़्यादा लगाएगी और बर्डन होगा लोगों पे। हाँ, बुरा लगना वो अलग बात है, बट टैक्स तो पे करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी पेमेंट है। तो डेफिशिएट फाइनेंस को टैक्स से, अगर हम लोग डेफिशिएट फाइनेंस को अगर टैक्स से कंप्लीट किया जाता है तो उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। वो बैलेंस बजट में आता है, मतलब जो हमारा बैलेंस है वो भी मतलब सही हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। प्लस ना तो गवर्नमेंट पे बर्डन होता है और ना ही लोगों पे बर्डन होता है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझे बोल देना, मैं फिर से ट्राई करूँगी आपको अलग वे से समझाने के लिए। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ, आ गया समझ में, ठीक है। और थैंक यू, बाकी स्टूडेंट भी इस पे ध्यान दो, बिकॉज़ मैं जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको भी तो आंसर देना चाहिए ना। अब इतने स्टूडेंट हैं जो लेक्चर देखते हैं, उनको पता है कि मैडम ने क्वेश्चन पूछा है, फिर भी अगर एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है, इसका मतलब आप भी तो मेरी बात नहीं मानते ना। आप मेरे को बोलते हो ये टॉपिक करवा दो या ऐसे काम करना है या फिर ये बता दो, तो मैं भी तो ट्राई करती हूँ ना, अपना 100% दे रही हूँ कि हाँ भाई आपने बोला है तो मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ ना। आपका काम क्या है, आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना, आपने करना क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर देना। नहीं आ रहा है तो आप किसी तरह से भी हेल्प लीजिए, बुक की लीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि जैसे जितना आप देखोगे, आप खुद एफर्ट करोगे ना, आपका आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई बोलता है ना 100% बेनिफिट, मैं आपको बोलूँगी आपका 150% बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपने ये बात आपको याद रहेगी, आप खुद एग्ज़ाम में नोट करोगे इस बात को कि हाँ हाँ मैडम ने सही बोला था, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका मन करे तो आप आंसर दो, नहीं मन करता नहीं दो,
ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए, अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। जितना मुझसे होगा, जितना मैं आपको करवा सकती हूँ, मैं आपको 100% करवाऊँगी। और एक बात और, मुझे सिलेबस के बारे में पूछा था कि जो है क्या काफ़ी सफिशिएंट है जो बुक्स आपने बताई। तो देखिए भई, मेनली सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सिलेबस अपने सामने रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने देखा, एक टॉपिक देख लिया, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप एमसीक्यू लगाया करो। आप वहाँ से आपको पता चलेगा कि जितना मैंने रीड आउट किया है क्या वो मुझे आता है या नहीं आता। अगर आपसे एमसीक्यू हैंडल हो रहे हैं इट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो, बट अगर आपसे एमसीक्यू नहीं हैंडल हो रहे हैं इट मीन्स कमी है ना कहीं पे कमी है, नहीं हो पा रहे हैं वो। तो फिर आपको और ज़रूरत है, चाहे आप हज़ारों बुक्स पढ़ लो, मैं ये नहीं बोलती आप बुक्स पढ़ना बंद कर दो या सिर्फ मेरे चैनल से करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है, जहाँ से आप कर सकते हो, आपने बुक्स से करना है, जैसे भी करना आप करो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। तो उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि आप सिर्फ ये वाली बुक्स रीड आउट करो। टारगेट ये होना चाहिए कि अगर एक टॉपिक आप रीड आउट कर रहे हो तो आपको फुली उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, आपको फुली नॉलेज होनी चाहिए। अब आप ये तो हो नहीं कि 5th क्लास की स्टूडेंट और आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, है ना। अगर मैंने बोला फिलिप्स कर्व वाला टॉपिक आएगा तो आप मेरे को बताओ, आप सिर्फ फिलिप्स कर्व वाला +2 में से रीड आउट करके आप सीख जाओगे? आपको भी पता है ना, ग्रेजुएशन वाला भी रीड आउट करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो उसमें लिखी होती हैं जो ग्रेजुएशन में नहीं होती। अब फिलिप्स कर्व है, वो ग्रेजुएशन में काफ़ी छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मतलब खाली शायद एक आधे पेज पे दिया हुआ है, बट हमें पता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मेरा ये है कि आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये नहीं बोलोगे हमें नहीं आता, ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे क्लास में। हाँ, एक रेयर चांस होता है कि आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि बच्चे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा या कल बता दूंगी, ठीक है, बट ये तो कभी नहीं बोलोगे ना कि मुझे नहीं आता, है ना, ये तो कभी नहीं बोलोगे। इट मीन्स आपको हर एक टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कन्फ्यूज़न है ना कि कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी रीड आउट करें। तो मैं आपको बोलती हूँ कि बस आप सिलेबस खोल लीजिए, एक टॉपिक अगर आप कर रहे हो, आपने कोई भी बुक उठा रखी है, ग्रेजुएशन की उठा रखी है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की, चाहे +2 की उठा रखी है, आपने रीड आउट कर लिया उसे, उस टॉपिक को आपने कर लिया, आप ना एमसीक्यू लगाओ, कहीं पे भी तो मिलेंगे ना, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। आपको लगे कि मेरा कवर हो गया, मतलब एमसीक्यू मेरे से हैंडल हो गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। +2 तक तो सफिशिएंट है ही नहीं, वो तो बात ही क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपने नॉलेज लेनी है तो आपको पता है उस टॉपिक को आपने ग्रेजुएशन में जो है उसे रीड आउट करना ही करना है। फिर भी उसमें अगर कमी आपको लग रहा है, वो टॉपिक कम दिया हुआ है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वाली बुक उठाओ और उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो कि हाँ भाई इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, और उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसे नोट डाउन आप कर लो, एमसीक्यू लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और भूलोगे भी नहीं। और फिर एक लास्ट बात, ठीक है, आई होप आप मेरी बात, हाँ जी, तो एक लास्ट बात ये है कि आप लोग क्या करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो काम करोगे, ठीक है, जो मैंने बताया, आई होप आप समझ गए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या आप सारा सिलेबस करवा दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा कि आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई करने के लिए। सो मेरी बात सुनो, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको सारा सिलेबस करवा दूँ, जितना मुझे टाइम लग रहा है मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, जितना टाइम लग रहा है। साथ में मैं क्या कर रही हूँ, PYQ जो पिछली बार आए हुए हैं ना वो भी मैं कर रही हूँ, PPT भी बनानी होती है, तो थोड़ा टाइम उसकी वजह से काफ़ी कंज्यूम होता है। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप अपना जो है आप करते रहो, रुकना मत, क्योंकि ये तो है नहीं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है या बाकी भी टॉपिक है, मैक्रो माइक्रो या GDP के या इंटरनेशनल के, तो है ना, आपको पता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, तो कम से कम उनको रीड करते रहिए। जो भी आपके पास अगर टाइम है, अगर आप फ्री हो, आप फ्री बैठने की बजाय आप उनको रीड करते रहिए, ठीक है। मैं जितना हो सकता है मैं करवा रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि हाँ भाई मैं तो करवा ही दूँगी, ठीक है, मैं इतना नहीं बोल सकती, हाँ मैं करवा रही हूँ, जितना मैं 100% दे रही हूँ, जितना हो गया उतना मैं करवा रही हूँ। आई होप कि सारा हो जाए, बाकी देखो क्या बनता है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से मुझसे डिस्कस कर सकते हो,
मैं आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। कोई ज़्यादा टॉपिक प्रॉब्लम में है, ज़्यादा लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को बोल देना कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप पहले ये वाला करवा दो, तो फिर मैं वो वाला पहले करवा दूंगी। अदरवाइज़ मेरा जो है सीरियल वाइज काम चल रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको टॉपिक भी करवा रही हूँ और प्लस PYQ करवा रही हूँ, है ना। मतलब मैं ना NTA नेट के PYQ उठा रही हूँ ताकि आपका फ़ायदा होता रहे साथ साथ में, क्योंकि उससे तो ऊपर कोई लेवल है ही नहीं ना, आप भी जानते हो। तो वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन, तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं। जो PYQ है इसमें पूछा गया विच इंडेक्स नंबर मेथड हैज़ एन अपवर्ड बायस, मतलब इसमें से अपवर्ड बायस किस में आती है, लास्पियर मेथड, पास्चर मेथड, बोले मेथड या फिशर मेथड में। तो जो अपवर्ड बायस है वो किस में आती है, वो लास्पियर मेथड में आती है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेन डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, इंडेक्स आर दैट अपवर्ड बायस एंड टेंड टू ओवर एस्टिमेट प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू द अदर प्राइस इंडिकेट, देयर फोर इट टेंड टू ओवर एस्टिमेट प्राइस लेवल, ठीक है, ओवर एस्टिमेट प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। दिस इज ड्यू टू न्यू गुड्स मोर एक्सपेंसिव न्यू गुड्स दैट कोज अपवर्ड बायस। मतलब इसमें क्या होता है कि न्यू गुड्स के अकॉर्डिंग ओवर एस्टिमेट किया जाता है प्राइस को, मतलब इन्फ्लेशन को ओवर एस्टिमेट किया जाता है, जो लास्ट ईयर मेथड है, इसलिए इसमें क्या आ जाती है, अपवर्ड बायसनेस आ जाती है। सो इसका जो आंसर है ना वो क्या होगा, लास्ट ईयर मेथड होगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, इंडेक्स नंबर का ये डिसएडवांटेज है। मतलब जो लास्ट ईयर मेथड है उसमें कौन सी बायसनेस आती है, अपवर्ड बायसनेस आती है। और वो अपवर्ड बायसनेस क्यों आती है, आप समझ गए ना क्यों आती है, क्योंकि ओवर एस्टिमेट किया जाता है प्राइस को, ओवर एस्टिमेट के कारण इसमें क्या आ जाती है, अपवर्ड बायसनेस आ जाती है। एक क्वेश्चन मैं और करवाती हूँ, सबसे पहले वो करवा देती हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर मेथड में अपवर्ड बायस आती है। अब ये तो पहचान गए आप, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल राइट है। और पांचवे जो मेथड है उसमें डाउनवर्ड बायसनेस आती है। अब ये आप देख लीजिए डाउनवर्ड कैसे आती है। डाउनवर्ड बायस कैन अकर बिकॉज द फिक्स्ड वेट इन द करंट पीरियड, ठीक है। कहते हैं कि जो डाउनवर्ड बायसनेस की अगर हम बात करें, अक्कर से बिकॉज क्यों अक्कर होती है, कारण क्या है, बिकॉज द फिक्स्ड वेट इन द करंट पीरियड इट रिफ्लेक्ट करंट परचेजिंग पैटर्न after substitution and give more importance to those items that have experienced relatively smaller price change and purchased in large quantity। मतलब कि कम प्राइस के ऊपर वो क्वांटिटीज़ बाय करना, मतलब कम प्राइस वाली इन द बेस पीरियड। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर इसमें डाउनवर्ड बायसनेस की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को लिया जाता है बेस पीरियड के अकॉर्डिंग, उन क्वांटिटीज़ को लिया जाता है स्मॉलर प्राइस वाली जिनका प्राइस कम होता है और वो ज़्यादा मात्रा में बाय की जाती है, ठीक है। तो उन क्वान्टिटीज़ को लिया जाता है, उसकी वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, डाउनवर्ड बायसनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो एक तो लास्ट ईयर में इसमें अपवर्ड आती है और पांचवे में कौन सी आती है, डाउनवर्ड बायसनेस आ जाती है। तो ये वाली बात आप याद रखोगे, ठीक है, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द रेट ऑफ फॉल ऑफ MR इज़ मोर देन द AR। जो आपको पता है AR और AR, जो MR और AR कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इवेंट देयर फॉलिंग, है ना, मोर देन दैट। कहते हैं कि जो MR होती है वो जल्दी फॉल करती है, इज़ मोर देन दैट ऑफ AR, ठीक है। बोथ AR एंड MR
कर्व आर लीनियर एंड नेगेटिवली स्लोप। तो ये तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने एक क्वेश्चन के टाइप नहीं बनाया, क्वेश्चन था, आप समझ गए कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कि ए सही है या बी सही है या फिर दोनों सही है, या फिर जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे से रीड आउट करना है और ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या सेकंड वाली लाइन फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही है इसमें, तो ये दोनों बातें सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। समझ गए ना आप लोग, क्योंकि जो एम आर और ए आर होती है वो नेगेटिवली स्लोप होती है, ठीक है, दोनों नेगेटिव स्लोप होती है। प्लस जो एम आर होती है वो जल्दी फास्टली जो ए आर से वो डाउनवर्ड फॉल करती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल राइट है, क्लियर। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, द लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू की बात आप समझ गए ना, क्या होती है लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए फर्म आना था, इज फर्म इज टेंजेंट टू द नेगेटिव स्लोप पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है। और जो एवरेज कॉस्ट होती है ना वो टेंजेंट करती है किसको, एवरेज रेवेन्यू को, ये बात बोल रहा है। सेकंड में क्या पूछ रहा है, द डिमांड कर्व फेसिंग द फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। और जो डिमांड कर्व होती है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। तो आप ना याद कीजिए और देखिए क्या ये दोनों बातें सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर जिसने डायग्राम किया हुआ है, ठीक है, हम लोग हम प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन के मैंने आपको 2 लेक्चर करवा दिए, प्रोडक्शन फंक्शन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया। और एक स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला वो आपने हाफ करवाया, तो वो पूरा करवा दीजिए। तो वो मैंने ना हाफ तो नहीं करवाया था, मैंने ये बोला था कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो आप पुट करके वो ऐसे कर लेना। फिर भी अगर हाँ हो सकता है मैंने शायद कोई मिस कर दी हो लाइन, तो मैं फिर से वो टॉपिक छोटा सा है लास्ट में फिर से समझा दूंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल से मैं आपको करवा दूंगी, तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज वो अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने अच्छा किया मेरे को बोल दिया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के आप दोनों पार्ट कर लेना, मैंने करवा दिए। और उसके बाद मैं जो है वो लास्ट उन्होंने बोला था कि आपने थोड़ा कम करवाया, तो वो मैं आपको पूरा करवा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको डायग्राम पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो है ये दोनों लाइनें बिल्कुल सही है, और जो सेकेंड लाइन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में ना इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक होती है। तो ये तो डिमांड कर्व में मोर इलास्टिक वाली बात बिल्कुल सही है, और मोर इलास्टिक होती है। प्लस जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या करती है, टेंजेंट करती है एवरेज रेवेन्यू कर्व को। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है वरना मैं डायग्राम बना देती, बट प्रोडक्शन फंक्शन के बाद हमारा यही टारगेट है कि हम मार्केट स्ट्रक्चर करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है ना मार्केट स्ट्रक्चर वाला, वो हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे, तो उसमें मैं आपको सारा जो है स्ट्रक्चर करवा दूंगी। तो फाइनली आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या कंडीशन होती है, और वहाँ पर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, according to Milton Friedman, according to Milton Friedman, the slope of long run Phillips curve is vertical। अब यहाँ से देखिए आपके पॉइंट भी क्लियर हो रहे हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग फिलिप्स कर्व कैसा होता है। और इसके बाद द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन आर द बेसिक कोज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ बिटवीन, मतलब ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में नॉन एग्जिस्ट करता है, मतलब उनमें जो है आपको पता है कि फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है ट्रेड ऑफ होता रहता है। बट अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन उन्होंने क्या बोला था कि नॉन एग्जिस्टेंस होती है। तो आपने दोनों को रीड आउट करना है और ये यहाँ पे आंसर देना है कि क्या ये दोनों सही है या मतलब ये क्या बोल रही है आपस में, इसका आपने राइट आंसर देना है। तो मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग ये दोनों बातें बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आप ये टॉपिक भी माइंड में सेव कर लो कि मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो फिलिप्स कर्व है लॉन्ग रन में वो क्या होगा, वर्टिकल होगा।
प्लस ट्रेड ऑफ नहीं होगा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नॉन एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, इसीलिए तो वो वर्टिकल होता है। बाकी तो आपको पता है ना फिलिप्स कर्व कैसे होता है ना, फिलिप कर्व ऐसे बनता है, बट अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन ऐसे बिल्कुल वर्टिकल बनता है। सो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में गिवन है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी आप रीड आउट करोगे और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे आप बताओगे। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अटेम्प्ट टू रिकॉल द शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल एंड लॉन्ग रन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का व्यूज़ क्या था। तो मैंने लाइफ साइकिल जो ये थ्योरीज है ना, एब्सोल्यूट इनकम, लाइफ साइकिल और रिलेटिव, ये सारा मैंने करवा दिया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और वहाँ से थ्योरी कर लेना, अच्छे से करवाया है मैंने वहाँ पे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या ये बात सही है? और सेकंड क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन इम्प्लाई द एपीसी डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीज। तो मैं आपको पहले ही आंसर बता देती हूँ, ये दोनों बातें रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में ये बातें है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे करवा रखी है, थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा रखी है कि लाइफ हाइपोथेसिस साइकिल है, उसका मेन व्यूज़ क्या था, वो वहाँ पे आप रीड आउट कर लेना, ठीक है, देख लेना, सुन लेना, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये इसका व्यूज़ नहीं है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हेरोड-डोमर मॉडल, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनते होते हैं। हेरोड-डोमर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है मॉडल अज्यूम फिक्स्ड टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्टॉक एंड इनकम फ्लो। क्या इसमें टेक्निकल रिलेशनशिप जो है वो फिक्स होता है, या फिर द मॉडल अज्यूम करता है फ्लेक्सिबल कैपिटल आउटपुट रेशो? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट लाइन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं लेके चलते, कैपिटल आउटपुट रेशो को फ्लेक्सिबल लेकर नहीं चलते, तो ये सेकंड लाइन सही नहीं है। और ये सेवंथ मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, तो आप याद रखोगे कि लास्ट पेयर में कौन सी बायसनेस होती है, अपवर्ड वाली, और पास्चर में कौन सी होती है, डाउनवर्ड बायसनेस की प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला आपको करवाया हुआ है, जब मैं डिस्पर्सन कर्टोसिस और वो जब स्टेट के टॉपिक करवा रही थी, तब आपको मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप स्टैटिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो आप देख लेना वहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कराओ, बेल शेप मैंने आपको करवाया था ना इस तरह से। द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड वुड बी आइडेंटिकल, क्या यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है वो आइडेंटिकल होते हैं? और सेकंड लाइन क्या लिखी है, देयर इज़ नो स्क्यूनेस इन द सीरीज़, और अगर वो आइडेंटिकल है तो उनमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती। तो जिन स्टूडेंट ने किया हुआ है उनको तो आंसर बिल्कुल पता है ना, आपको पता है ना, तो वो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। देखिए बेल शेप में अगर ये मीन मीडियन मोड यहाँ पे आइडेंटिकल है, तीनों अगर आइडेंटिकल है तो इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, डाटा में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, समझ रहे हो ना, कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, देयर इज़ नो स्क्यूनेस, अगर वो आइडेंटिकल है तो कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती। तो ये दोनों बातें बिल्कुल राइट है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है यहाँ पे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले ही बोल रही हूँ, आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मेरे को बताओगे कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसने दिया है, ये जो ये है ना बुक, ये किसने दिया, और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी किसने दिया? आप मेरे को 2 आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये मैंने आपको काम दे दिया। और अब आपने क्या करना है, अब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो, ठीक है, कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे देना। बाकी मैं जो है आपको आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले कौन सी आई थी, सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आई थी, मतलब पहले सेकंड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, फिर जनरल थ्योरी आई थी, ये तो आपको याद होगी कौन सी है। उसके बाद वैल्यू एंड कैपिटल आएगी, मतलब फर्स्ट आएगा, और उसके बाद कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी आएगी, ठीक है। तो इस 9th का आपको आंसर मिल गया। 10th में क्या लिखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है, तो ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, ये तो सबको आता ही है ना,
तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, मतलब आंसर बता देती हूँ। पहले थर्ड आएगा, एब्सोल्यूट सबसे पहले आई थी, फिर रिलेटिव आई थी मतलब फर्स्ट आएगा, उसके बाद परमानेंट आई थी और सबसे लास्ट में लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आई थी। तो आपका ये वाला आंसर ऐसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और जो भी मैंने बुक्स के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया, वो भी आपने कर लिया होगा ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।